अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरफान खुसट, पूरा नाम चौधरी इरफान अली खुसट, अब्बा का नाम सुल्तान अली खुसट, फिल्मी नाम सुल्तान खुसट। ये तो मेरा तारुफ है। करता क्या हूँ, मेरा ख्याल है कि अब क्या बताऊँ क्या क्या करता हूँ और क्या क्या करता रहा हूँ। बहरहाल बहुत मशकूर हूँ बज़्म जियो का और आप लोगों का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे ये कहा गया था कि मैंने कुछ छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी है। मैं आ गया। मैंने कहा छोटी छोटी कहानियाँ तो ज़हनी तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको भी सुनाई जाती हैं, और जो वैसे उम्र में बच्चे होते हैं उनको सुनाई जाती हैं। तो मेरे पास काफ़ी कहानियाँ हैं, जैसे तोता मैना की कहानी, चिड़िया और चिड़े की कहानी, अब्बा जी और हमसाई की कहानी। तो मैंने कहा वो मैं सुना दूंगा, मगर यहाँ आकर मेरे छक्के छूट गए कि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं खुद तालिबे इल्म हूँ, जो इल्म की रोशनी से मुनव्वर है। तो आप अगर मुझे थोड़ा सा सहारा दें, मुझे ढारस बंधाएं कि कोई नहीं हो जाएगा, तो शायद ये प्रोग्राम अच्छा हो जाए। तो कोई बात, अच्छा जी, बात ये है कि एक सवाल मुझसे किया जाता है कि जिस आगाज़ कहाँ से किया। आगाज़ मैं अपनी पैदाइश से बताऊंगा, जिसकी वजह मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ था। 13 अक्टूबर 1954 में मेरी पैदाइश हुई, जबकि अक्सर लोगों का ये ख्याल है मैं उस वक्त पैदा हुआ था और मैं इतना पुराना हूँ कि अल्लाह मियाँ ने पूछा था ये कौन फिरंडिया है। तो मैंने आज ये ज़रूरत महसूस की कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही बता दूं, ताकि हिसाब किताब आप खुद लगाते रहें। मैं हर एक को अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता कि जी मैं इतना हूँ इतना हूँ इतना हूँ। नालायकी में मैं शायद बड़ा हूँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा हो नालायकी में, क्योंकि नालायकी की कोई हद नहीं होती, कोई जितना चाहे नालायक हो सकता। अक्लमंद होने की एक हद होती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो रेडियो से आगाज़ किया, रेडियो के साथ ही वो टेलीविज़न बन गया था। फिर मैं टेलीविज़न पर चला गया और टेलीविज़न पर भी शुरू में बहैसियत सदाकार के गया। वो अंग्रेज़ी फिल्म एक चलती होती थी बच्चों की, उसको उर्दू में डब किया करते थे। मुनीज़ा हाशमी उसकी प्रोड्यूसर थी, वो किया। फिर वहाँ से फिर मैं थिएटर में आया। थिएटर में भी 65 में आ गया था, नहीं 65 में टीवी पर, और 67 में मैं थिएटर में भी मैंने काम किया। फिर मैं फिल्मों में चला गया। अब बंदा एक और काम इन चारों महकमों में। मसला ये था कि मेरी ज़रूरियात ज़्यादा थी। ज़रूरियात ज़ाती नहीं थी, जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। अब्बा के इंतकाल के बाद 5 बहनें, 2 भाई, माँ, तो और कोई कमाने वाला घर पर नहीं था। बहनें 2 बड़ी भी थीं, 3 छोटी भी थीं, भाई भी छोटा था। तो वो फिर मैं कहाँ जाता, तालीम भी इतनी नहीं थी। वो 8वीं में मैं पढ़ता था जब अब्बा का इंतकाल हो गया। बहरहाल फिर मैंने हर जगह काम किया, जगह जगह किया, और मैं काम करता रहा। तो जब कोई बंदा ये ठान ले कि अल्लाह पर वो अपने आप को छोड़ दे और मेहनत को अपना शार बना ले, तो फिर उसे उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी माँ की दुआएं थीं और मेरे उन मोहसिनों की काविशें थीं जो अल्लाह की तरफ से
वसीला मुकर्रर हुए थे मेरे लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उनका भी मैं मशकूर हूँ। तो उन मोहसिनीन में ज़रीफ़ फैमिली, क्योंकि बड़े ज़रीफ़ साहब के इंतकाल के बाद उनका बेटा जो था वो मेरा दोस्त था, और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जब लाइमलाइट में आ रहे थे तो मैं वो उस दोस्त के साथ ही वहाँ पर हुआ करता था उनके घर में। फिर रेडियो पर अयूब रुमानी साहब, अमानत अली फ़तेह अली ख़ान साहब, सूफ़ी तबस्सुम साहब, और उनके सामने बैठा करते थे वो बड़े कमरे में जो कैंटीन के सामने है। सूफ़ी तबस्सुम साहब और नासिर काज़मी साहब कैंटीन के साथ एक बड़ा वाला कमरा था, लंबा सा, डबल रोटी जैसा, और वो गर्म भी डबल रोटी जैसा ही होता था जब वो बनती है। तो उसमें एक तरफ बेसन लगा हुआ था जहां उस वक्त का और आज का बड़ा शायर नासिर काज़मी साहब बैठा करते थे, और दूसरी तरफ सूफ़ी तबस्सुम साहब बैठा करते थे। मैं वहाँ सूफ़ी तबस्सुम साहब और नासिर साहब के पहुँचने से पहले पहुँच जाया करता था। मुझे रेडियो की तरफ से कंसोलिडेटेड बुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि मैंने हफ्ते में 14 दिन काम करना है, अगर दिल करे तो मैं 30 दिन कर लूँ, लेकिन पैसे वही होंगे। मैं वो कर लेता था। तो मैं इन लोगों की खिदमत पर भी अपने आप को मामूर समझता था, क्योंकि मेरे कोई बैठने की जगह तो थी नहीं, और अपना काम करके तो जब फारिग होता था फिर मैं उनके पास जाके बैठ जाया करता था। सूफ़ी साहब जब रेडियो की गाड़ी में आया करते थे, उनका बैग लेकर उनके कमरे तक पहुंचाना, टेबल साफ करना, किसी ने मुझे कहा नहीं था, ये मेरे अंदर की आवाज़ थी जो मैं किया करता था। सुराही हुआ करती थी, उसमें पानी भरता था और चाय का कह कर आता था। इसी तरह नासिर काज़मी साहब की भी खिदमत में बैठा करता था, और अयूब साहब, फिर आर्टिस्ट आना शुरू हो जाते थे, अमानत अली ख़ान साहब, फ़तेह अली ख़ान साहब, नज़ाकत सलामत साहब, फ़रीदा ख़ानम साहिबा जब दाखिल होती थीं तो उनसे पहले उनकी खुशबू आया करती थी। फिर वो रेडियो की बाउंड्री में दाखिल होती थी, उनसे पहले उनकी खुशबू आया करती थी। तो उन लोगों के पास जिनके पास मैं बैठता था, वो इस हवाले से मुझे अपने पास बिठाते थे कि मेरे हालात ख़राब थे, लेकिन था बेटा सुल्तान का। मुझे याद है एक महीना ऐसा भी आया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिसकंटिन्यू हो गया। उन्होंने कहा जी बजट नहीं आया, क्योंकि कमज़ोर पर जुल्म करना आसान होता है, तगड़े पर ही जुल्म करना मुश्किल होता है। अब वो तगड़ा तो जवाब भी दे सकता है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, तो मैं रोता हुआ जा रहा था रेडियो पाकिस्तान की इमारत से। तो अमानत अली ख़ान साहब उससे पहले मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। तो उन्होंने दूर से देखा और पूछा, वो थोड़ा सा स्टैमर करते थे। उन्होंने कहा ए बच्चा कौन है? किसी ने बताया कि सुल्तान खुसट का बेटा है। उन्होंने कहा बुलाओ इन्हें। मैं गया तो मुझे कहेंगे की होया? मैं क्या, वो मुझे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि वो कब नौकरी थी मेरी, वो तो एक आर्जी कॉन्ट्रैक्ट था, निकाल दिया उन्होंने। कहेंगे केड़ी गलों? मैं क्या, वो कहते हैं बजट नहीं है। उठे और फौरन उस वक्त के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र थे जिनके बस में था ये काम, और गए और उसको कहेंगे ये क्यों डिसकंटिन्यू किया है? उसने कहा ये बजट नहीं है। उन्होंने कहा, फ़ोन उठाया और डायरेक्ट डीजी को फ़ोन किया इस्लामाबाद, और उन्होंने कहा इसको नहीं निकालना, इसको रखें आप। उसने कहा ये ठीक है, रखते हैं जी। वो ऑर्डर्स हो गए उसी वक्त। तो ये मेरी अमानत अली ख़ान साहब से पहली मुलाकात थी, और वो कहेंगे तुम्हें कभी भी नहीं निकालेंगे। अच्छा, अब मैं उनके और करीब हो गया तो फिर मैंने
वक्त बदलता रहा, मैंने स्कूटर ले लिया। उससे पहले साइकिल थी, साइकिल के ऊपर वो गोल गोल वो हैंडल के ऊपर लगे होते हैं, उनको मैंने लूज किया हुआ था कि वो मैं स्कूटर समझ के उसको चलाया करता था। रॉयल पार्क में रहाइश थी और वो काले जो होते हैं ना, उनको मैं रेस दिया करता था और मैं रॉयल पार्क से रेडियो स्टेशन आया करता था। बहरहाल तो मैंने स्कूटर लिया 1800 रुपए का। मैं रेडियो स्टेशन गया, वहाँ तसद्दुक़ अली खान साहब जो थे नज़ाकत सलामत के भाई, जिन्होंने एज म्यूज़िक डायरेक्टर गोरिए मैं जाना परदेस, तांगा वाले नैन कदों, सुख नल सौणगे और इस तरह के दीगर मशहूर गाने बनाए हुए हैं, वो अमानत अली खान साहब, रजब अली और मैं, हमने प्रोग्राम बनाया कि जी फिल्म देखी जाए। चलो जी फिल्म देखते हैं। कहाँ? प्लाजा सिनेमा में, रेयॉन्स डॉटर। वो फिल्म देखने के लिए हम गए तो तय ये पाया कि 2 लोग जाएंगे जी रिक्शा में और 2 लोग जाएंगे स्कूटर पे। तो खान साहब मेरे साथ स्कूटर पे बैठ गए और 2 लोग रजब अली और जो तसद्दुक़ अली खान थे वो रिक्शा में। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सिनेमा। तो जब हम ये चेरिंग क्रॉस पर पहुँचे तो इशारा बंद था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो इशारे तक पहुँचते हुए मैंने स्कूटर बंद कर लिया और रोक लिया मतलब। और मैंने अपनी तरफ से क्या अहमकाना बात की खान साहब को। मैंने कहा खान साहब देखें कितनी अच्छी बात है, कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैंने आज ही स्कूटर लिया है और आज ही आप जैसी हस्ती मेरे साथ बैठी हुई है। उन्होंने ये बात, अब बैठे हुए थे, एक्सप्रेशन तो मैंने नोट नहीं किया कि क्या था उनका। तो पीछे बैठे हुए थे तो मुझे कहने लगे कि पहले चलांदा तो होगा। मैं कहा नहीं, मैं सोचा ऐसी जिस दिन लवांगा उससे दिन ही सीखांगा। तो मैं वो गियर में इतनी देर में वो इशारा खुल गया, मैं जान लगा कहते एक मिनट रोक। मैंने कहा खैर है, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो वो उतर गए, कहने तू पहुंच, मैं पैदल आ रही हूं। एज ए चाइल्ड स्टार आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ? बेटा स्टार तो नहीं होता था, जब वो चाइल्ड होता था तो वो अक्सर फिल्में जो थी वो बचपन से शुरू हुआ करती थी। उसमें वो फिल्में भी होती थी जो कभी नहीं बनती थी और ना लगती थी। उसमें सिर्फ वो जो कोई पैसे 5-7 हज़ार रुपया लेकर आता था उसके पैसे खा लेना मकसूद होता था। तो वो 2 बच्चों को बुला के तो कैमरा खाली बगैर नेगेटिव के वो किसी खेतों में ले जा के 2 बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो वो शूटिंग ऐसी जाली करके आ जाते थे। और मुझे याद है इस किस्म की जो शूटिंग थी वो एक डायरेक्टर था बुर्श कुमार, वो किया करता था। क्योंकि असली लोग भी और नकली लोग भी जो फिल्म से अपने आप को वाबस्ता समझते थे, वो एक रेस्टोरेंट था किंग सर्कल लक्ष्मी चौक में, वहाँ पर वो बैठते थे। तो वो जो वहाँ का सेठ था तो वो देखता था कि जो असली बैठे हुए हैं, जिस तरह सावन साहब, मज़र शाह साहब, एम इस्माइल साहब, ख़याम साहब, शाहनवाज जूनियर साहब और जनाब वो थे, इस तरह के जो काम करते थे और कुछ धोखा देते थे। वो मेरा मतलब है वो ऐसे ही कैरेक्टर अगर इतना भी करते थे ना कि चौधरी जी जंज आ गई है तो उसकी 15-20 रिटेकें करवा दिया करते थे। और वो मूँछों को करते रहते थे कि मूँछें तंग कर रही हैं। तो बहरहाल तो वो जो सेठ था ना, वो देखता था कि इस तरफ तो वो बैठे हुए हैं जो नौसरबाज हैं, ना वो एक्टर हैं ना डायरेक्टर हैं ना कुछ हैं। इस तरफ फिर हसीन साहब और दूसरे बड़े बड़े लोग जो थे वो आके बैठते थे। वो एक ज़की बीए साहब होते थे, फिर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह।
तो वो ये देखता था, वो फिर बैरों को कहता था इस तरफ के पंखे बंद कर दो। तो वो फिर पंखे बंद करते थे, फिर वो बाहर आ जाते थे। वो गलत आदमी है। वो कौन कह रहा होता था? बुर्ज कुमार। आर्टिस्टों का पता ही नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ मैंने देखी। फिर एक और चीज़ मैंने लक्ष्मी चौक में देखी। वहाँ एक ढोल वाला आया करता था घंटी लेकर, और वो गाना गाता था और गट्टा बेचा करता था, वो जिसमें इलायचियाँ पड़ी होती हैं, उसका एक गाना था। यहाँ पर वो लड़के भी दौड़ कर आया करते थे जिन्हें फिल्मेरिया का शौक होता था। तो वो उसका एक दांत जो था वो सोने का था, जो वो घंटी वाला गाना वो गाता था। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम, हम बुरे हैं या भले, दिल तुम्हें दे ही चुके। तो वो उस लड़के को सेंटर कर लिया करता था, जो वो देखता था ये दौड़ के नया नया आया है। तो वो लड़का फिल्में देख कर आया होता था। तो वो जो गाना गाता था ना जी, वो ज़रा थोड़े से लेडीज़ अंदाज में गाता था। तो वो जो लड़का होता था ना, वो लाइल्मी में ही वो उस हीरो वाले एक्शन करने लग पड़ता था। तो वो गाता था कि क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम, हम बुरे हैं या भले, दिल तुम्हें दे ही चुके, तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। फिल्म में मैं काम करने के लिए गया तो नए लोगों का, आज भी हम जिनका ताल्लुक फिल्म से नहीं है वो कहते हैं नए लोगों को आना चाहिए। आज नए लोगों के लिए बहुत सी राहें हमवार हो चुकी हैं, लेकिन जिस दौर में मैं नया स्टूडियो में गया, वहाँ पर वो जो ड्रेस मास्टर होता था वो ठीक से मुंह नहीं लगाता था। उसको मैंने कहा कि भाई वो मुझे ड्रेस दे दें, तो उसने कहा कौन है तू? मैं वाकई कौन था, लेकिन इंसान भी तो था, काम करने गया था। तो मैंने कहा वो फलां बंदे ने, वो फिर एक बंदे ने इशारा किया कि धोती कुर्ता दे दे। उसने कहा परे हट ज़रा, ठहर जा, तेन मैं देना हुआ हूँ। उसके बाद उसने वो धोती और कुर्ता मैला सा वो मेरे ऊपर फेंक दिया, और मैं बांध के और मैं चला गया। अब कैरेक्टर मैंने जाके डायरेक्टर से पूछा कि कैरेक्टर क्या है जी? वो कहना विलन दे नाल लिखे हो तुसी। वो दो मस्खरे हुआ करते हैं विलन के साथ पुराने, और पुरानी फिल्मों में आपने नोट किया होगा कि विलन जिस सीन में भी आता था वो हमेशा थका हुआ होता था, दो बंदे उसे दबा रहे हो। तो एक दबाने वाला कोई और था और दूसरा मैं था। तो मैं दबाने लग गया शॉट के लिए, वो दबा रहा था, शॉट कट भी हो गया। तो मैंने कहा कट हो गया, शॉट हो गया। एक जुमला एक वो जो दूसरा कॉमेडियन था उसने एक बोला, उसने कहा कि जी वो उसने कोई गेटअप किया हुआ था, वो नेकर पहनी हुई थी, हैट लिया हुआ था, और मेरा कोई जुमला ही नहीं था। तो वो कहने लगा तनु पता नहीं मैं 6 महीने शहर रह के आया वहाँ। तो मैं कहते 9 महीने पूरे कारण सन। नहीं नहीं कहना। मैं कहा क्यों? कहना तुसी जो तुहाडा लिखिया होवे वही कहना है। मैं जब से चुप हुआ, मैं आज तक स्क्रिप्ट के बाहर नहीं बोल सका। क्यों? कि स्क्रिप्ट से बाहर, अच्छा ये जिसे हम वल्गैरिटी कहते हैं उसमें और एडल्ट्स कॉमेडी में एक फर्क है। दुनिया में ऐसा है, मैंने यूएस में वो कलकत्ता देखा, उसमें कोई भी कैरेक्टर मलबूस नहीं है किसी लिबास में, लेकिन वो पीस ऑफ आर्ट है कि किसी भी देखने वाले का जहन
किसी बुराई की तरफ नहीं जाता या उसका जहन भटकता नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी गिराह सुनने वाले के जहन में थोड़ी देर के बाद खुले। ये एडल्ट्स आर्ट है, एडल्ट्स कॉमेडी है, और वो मेरे जैसे कम अक्ल की ट्रेनिंग में है। और वो ट्रेनिंग कहाँ से है? वो शुएब हाशमी साहब की तरफ से, वो डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब की तरफ से, वो कमाल अहमद रिजवी साहब की तरफ से, वो फारूक ज़मीर साहब की तरफ से है। आपके शायद जहन में ना हो कि एक ड्रामा जिसका टाइटल स्टेज का ड्रामा है वो रहे वुज़ू करते, कि एक बंदा नहर पर नहा रहा था, उसके कपड़े कोई उठाकर ले जाता है और वो अपने घर एक वो जो पाम ट्री का पत्ता होता है ना, वो लेकर नहर से वो आता है और पूरे ड्रामे में वो पाम ट्री का पत्ता लेकर फिर रहा। उसके लिए तो बड़ा आसान है लोगों को कहों पर मजबूर करना, वो अपने पत्ते को थोड़ी सी हवा दे दे, मगर नहीं, ये वो थिएटर है। मैंने 35 साल थिएटर किया। जी इरफान साहब, आपने बहुत स्टेज किया और स्टेज को लिखा भी, डायरेक्ट भी किया। तो एक दफ़ा स्टेज ड्रामा करते हुए एक एक्ट में आप बेहोश हो गए थे, ऐसा क्या हुआ था? एक दफ़ा तो बेहोश हो ही गया था और एक दफ़ा होते होते रह गया। वो हुआ यूं कि गवर्नर नूर खान जो एयरफोर्स से फिर रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर पंजाब मुकर्रर हुए थे, वो देखने के लिए आए थे वापडा ऑडिटोरियम में वो शो। वो जनाब उसमें चूंकि जल्दी जल्दी वो स्किट्स 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1.5 मिनट का, तो वो फिर वो चेंज करने होते थे कैरेक्टर्स के लिए, गेटअप और वो लिबास। तो वो लिबास जल्दी जल्दी, वो शिकारी बना हुआ था मैं, तो वो शिकारी करके तो उसके बाद मैंने वो एक और कैरेक्टर करना था, तो वो दूसरे कपड़े पहनने थे। वो जल्दी में मैं पहन के आया, तो मैंने जो पतलून पहनी वो जल्दी में मैं प्रॉपरली पहन नहीं सका, तो वो फिर मैं वैसे ही स्टेज पर आ गया। अब मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। तो वो शुएब साहब के साथ वो स्किट था मेरा, मुझे शुएब साहब की नज़र पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि ओए एक वो खत पाउण वाला की कहते ने वो खुला है। अब आप यकीन कीजिए मुझे पसीने आ गए। जैसे तैसे मैंने वो स्किट किया और करके मैं बाहर आया हूं, तो मैं बाहर आते ही गिर पड़ा। ये आंख की शर्म थी और तरबियत थी। हालांकि ये खुदा शाहिद है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया था, मगर चूंकि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, तो जब इंटरवल हुआ, गवर्नर साहब अपनी फैमिली के साथ अंदर आए बैक स्टेज, तो वो शुएब साहब ने कहा जी वो अंदर घुसते ही उन्होंने कहा दैट वाज द पार्ट ऑफ प्ले, इट वाज वंडरफुल। उन्होंने कहा तो मेरी आंख खुली थोड़ी सी। बहरहाल एक और ऐसा हुआ था कि वो उसमें अली एजाज साहब हीरो थे और मैं उनका दोस्त था जब हम जवान भी थे। तो वो पतलून पहनी और जो नीचे वो जेर जामा था वो सफ़ेद रंग का था, तो पता नहीं क्या हरकत हुई, तो मैंने ऐसे जो किया है तो चर्र करके आवाज़, और वो शाह साहब मुझे कहते हो एक ही की तई। मैं क्या कोई नहीं, वो अलहमरा में हो रहा था। बहरहाल वो मैं आ गया तो बड़ी क्लैप।
शादियों का शौकीन नहीं हूं मैं, मेरी होती रही है बाहर। तो मैंने एक बड़ी मेरी बहनों ने 5 भैनों ने वो भरा नूं हर वेले सेरे बन्नी रख दी, उन्होंने खरे की ख्वाहिश होती थी। तो उन्होंने मेरी शादी किया, मैं को नहीं अरे अम्मी बीमार है, मैं कहा कोई नहीं। मैं उदों मतलब एक अल्लाह नूं प्यारी हो गई सी ते फारग ही फिरना सी, तो वो जनाब चोरी शादी डिसाइड हुई। चोरी शादी डिसाइड हुई तो अब ये तय पाया कि सुबह ही सुबह रात को निकलेंगे और सुबह ही सुबह वो वहाँ पहुँचेंगे गांव उकाड़े, उधर नाश्ता करेंगे और वहाँ से फिर आगे चले जाएंगे दूसरे शहर साहिवाल। तो वहाँ नाश्ता किया तो मुझे आदत है अखबार पढ़ने की, हालांकि अब कोई नहीं पढ़ता मगर मैं फिर भी पढ़ता। तो वो वहाँ जो मैंने कहा अखबार तो लेना है, तो अखबार लिया तो उसके बैक पेज पे एक खबर लगी हुई थी कि हवालदार आज फिर दूल्हा बनेंगे। या अल्लाह, ये तो हमारे घर का राज था, ये कैसे राज खुल गया, किसने ये खबर पहुंचाई? बड़ी शर्म आई। अच्छा, बच्चे स्कूल गए, उनको बच्चों ने जड़ाया तुम्हारे अब्बा की शादी हो रही है आज। कमाल की बात यह है कि आपकी अच्छी खबर कोई हो तो वो कोई भी नहीं पढ़ता, चाहे फर्स्ट पेज पे लगी हो, और जरा सी नेगेटिव खबर हो ना, वो चाहे 3 सत्रों की हो, सारे पढ़ लेते। वो छोटी सी खबर थी बार। अब वहाँ गए तो वो शादी वादी हो गई और मैंने काले शीशों वाली ऐनक लगाई, जैसे अंधा शादी के लिए नहीं जाता, शर्म के मारे। बहरहाल वो मैं ऐनक काली लगा के अंदर कमरों में भी बैठा हुआ, तो वो शादी हो गई, वो आ गए। अब आया तो वो ड्रामा चल रहा था हमारा, वो चंगेज़ खां। मैंने यही सोचा कि वो अभी वो छोटी सी खबर थी, तो मैं अपनी एंट्री पर गया हूँ तो 1 नंबर हॉल में ड्रामा हो रहा और थंडरिंग क्लैप, दड़ 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 दड़। मैं क्या यार, ये मैंने तो अभी डायलॉग भी नहीं बोला कोई, ये किस बात पर क्लैप हो गई? वो पता चला फिर उन्होंने आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता, और दूजी भाभी मुबारक होवे, मुबारक होवे। अगले दिन बैक पेज पूरा भरा हुआ था, तस्वीरें उसमें मेरी दूल्हा बने हुई की। मैंने अपनी सास साहबा को फोन किया कि ये तस्वीरें आपके जो बंदे उतार रहे थे वो कोई अखबार वाले थे? उन्होंने कहा नहीं, हमने जो उतारी थी वो तो हमारे पास ही हैं, ये कोई लोग आए हुए थे, हम समझे तुम्हारे साथ आए नहीं। मैं होने देना हो गई। मैं क्या, तो वो खैर दूसरे दिन फिर वो बैक पेज पूरा का पूरा भरा हुआ था। तो पता ये लगा कि वो नामा निगार जो था उसको वो जो जेवरात, अब कभी भी कोई बंदा दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो तो वो जेवरात बनवाने के लिए जाए तो उसको ये राज ना बताए कि कहाँ शादी हो रही है और किसके साथ हो रही है, वहाँ से भी लीकेज होती है। तो वो मेरी सास वो अपनी बेटी के लिए वो जेवर शेवर बनवाने गई होगी, तो उसने पूछा कि जी कित्थे हो रहा है बाजी का ब्याह? तो उन्होंने कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो रहा है। ਉਹਨੇ नामा निगार ਨੂੰ दस दिता, उस नामा निगार ने बस साडा नामा खराब कर दिया। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते, और अगर मौका मिला तो आपने किस तरह से इसको परफॉर्म किया? देखो जी, मैंने 2 फिल्में भी बनाई। एक तो फिल्म मेरी वही थी जो कैरेक्टर मेरा मशहूर हुआ था, डायरेक्टर हवालदार का, उसकी तो वाह वाह हो गई।
और वो 21 दिनों में मैंने फिल्म बनाई और उसने खासा बिजनेस भी किया। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी कामयाबी में अल्लाह ताला की रहमत, मेरी माँ की दुआएं और मेरी मेहनत, यानी मूजब थे ये चीज़ें उसकी कामयाबी की। दूसरी फिल्म में मेरे जो दोस्त, मेरे जो भाई, मेरे जो जान, मेरे जाने जिगर, उन्होंने ही मुझे मरवा दिया। जब कोई बंदा कामयाब होता है, जैसे मिठाई खत्म हो जाए तो मक्खियां खुद ब खुद चली जाती हैं। तो वो जब पहली फिल्म कामयाब हुई तो वो अपना अपना डफली और बाजा लेकर आ गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये अब तुमने कैरेक्टर नहीं करना, ये कैरेक्टर रोल नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैं तो कैरेक्टर रोल ही करूंगा, क्योंकि जो बंदा आया ही 35 साल की उम्र में है तो और मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं गाना गाऊं दिया हूँ। मुझे तमाम मौसीकारों ने और तमाम गाने वालों ने सख्ती से परहेज बताया है गाने से, और मैं उनकी बात मानता हूँ। उन्होंने कहा पाजी जो मर्जी करना, गाना ना गाना कभी तुसी, क्योंकि मैं इतना अच्छा गाता हूँ या मैं इतना बुरा गाता हूँ कि तो बहरहाल दूसरी फिल्म जो थी उसमें मैंने, जहाँ पहली फिल्म में जो दाद व तहसीन के डोंगरे बरसे, दूसरी फिल्म जो थी उसमें डब्बाई हुए डब्बाई हुए डब्बाई हुए, और उसके फेल होने का मूजब भी मैं खुद था, क्योंकि 14,000 फुट उन दिनों फिल्म होती थी। तो मैं भी गया हूँ कड कड़ा के दिया, मैं कुछ 13,500 फुट में खुद ही था। अंधेरा उजाला या डायरेक्ट हवालदार आपको पीक पर ले जाता है। अगर आपकी लाइफ से ये मलबूस एक साइड पर हो जाता है तो किस किरदार, कौन सा किरदार जिसमें आप अपनी पहचान ज़्यादा बेहतर समझते हैं? वो किरदार एक ही है और उस किरदार का नाम है इरफान खूसट। इरफान खूसट ने डायरेक्ट हवालदार बनाया है, डायरेक्ट हवालदार ने इरफान खूसट नहीं बनाया। जी, डायरेक्ट हवालदार का बड़ा मारूफ कैरेक्टर जो आपने कहा कि अगर उसे माइनस कर दें तो फिर भी इरफान खोसट ही है उसके अंदर, तो उसका कोई मारूफ डायलॉग तो पेश कीजिए। वह सदके जाऊं चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है, वह किस केस में इधर बैठा है। अगर मैं चाहूं तो ये इस बात पर भी तेरी गिरफ्तारी हो सकती है कि तू ये अंग्रेजों वाला लिबास टाई बांध कर यहाँ बैठा, वो तूने सलवार कमीज क्यों नहीं पहनी? सर आपको गाना गाने से तो परहेज है, लेकिन गाना सुनने से तो नहीं है। ना जी, मैं चूंकि गवैया नहीं हूँ मगर सुनवैया ठीक ठाक। ऐसा है, मुझे याद है कि वो मैं कोई छोटा ही था, 12-13 साल का। हाँ जी, तो वो हफीज़ जालंधरी साहब की बेटी है रज़ा हफीज़, वो रहती थी निस्बत रोड पर, अब जो कि मॉडल टाउन में उनकी अम्मी रहती हैं खुर्शीद हफीज़ साहिबा। तो रज़ा की सालगिरह थी, जहाँ पर चूंकि हफीज़ साहब की बेटी की सालगिरह थी तो वहाँ पर आई थी इकबाल बानो, और वो आकर, वो एक निजी महफिल थी, हमारे अब्बा भी गए और वो नशिस्त जो थी वो फर्शी थी। तो इकबाल बानो साहिबा को फरमाइश की गई वहाँ, अब मुझे याद नहीं है कि कौन कौन और लोग थे, लेकिन हफीज़ साहब को मैं पहचानता था, अब्बा को एक आधा कोई और होगा, एक वो चिश्ती साहब होते थे जो कि ये किसी अखबार में थे मशरिक में गालिबन। तो वो फरमाइश की गई कि कुछ आप गुनगुनाएं या गाएं, तो म्यूजिशियंस भी उनके साथ आए हुए थे। तो वो उन्होंने गाना शुरू किया, जो वो गज़ल थी, उल्फत की नई मंजिल को चला,
तू डाल के बाहें बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों। उसके बाद जब ये अस्थाई थी और अंतरा जब उन्होंने कहा है कि हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है, तुम खेल रहे हो खुशियों में, हम डूब गए हैं आहों में। तो ये इस पे ज़रा टेम्पो भी बन गया और दादो तहसीन के डोंगरे बरसना शुरू हो गए। जब उन्होंने ये अंतरा कहा तो मैंने उनको कहा माफ़ कीजिएगा, ये ज़रा दोबारा कहें। तो मुझे पीछे से एक लपड़ पड़ा, वो जो मेरे बाप का था। उठे तुम आशमीन पता नहीं कितों आ गया।